हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, समता प्राप्त करने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। आत्मसमर्पित करते हैं। हजारों वर्षों पहले की बात है जब आर्यावर्त के कई हिस्सों में जनता ने अपने लिए अपने ही द्वारा अपने ही शासन की व्यवस्थाएं बनाई। कहीं कोई जनता की सभा कल्याण के कार्यों पर मंथन करती तो कहीं कोई समिति या संघ समस्याओं पर विचार करती। भारत दुनिया का वो हिस्सा जहां लोकतंत्र हमारी अपनी परंपरा से ही उपजा है। गणतंत्र की ये यात्रा आत्मसम्मान से लेकर आत्मनिर्भरता तक की रही, जिसका संबल और आधार भूमि रहा हमारा संविधान। यह आधार भूमि कई विचारों की ईंटों और कुछ ऐसी आत्माओं की धमनियों से अस्तित्व में आया जिसने भारत की दब गई सिसकियों को पहचाना था। शास्त्रों के अनुसार वर्ण व्यवस्था थी कि किसको कौन सा कार्य करना है, वो अपने अपने कार्य में नियुक्त रहा करते थे। लेकिन आज जो है चल ही कुपंथ वेद मत छाड़े, सारे लोग अपने अपने मार्ग का परित्याग करके दूसरे मार्गों पे चलना शुरू कर दिया है। उस माहौल से हम पढ़े बड़े हैं, वहाँ पे एक ही कास्ट का दबदबा था और वो था अपर कास्ट। तो वहाँ से हमको अगर कास्ट ये सब प्रथा नहीं लागू होता जो ये मिटाओ अस्पृश्यता, जैसा कि आर्टिकल 17 कहता है, राइट टू इक्वलिटी का बात करता है, आर्टिकल 32 कहता है, ये सब जितना भी है उसका फ़ायदा हमको मिला और हमारे समुदाय को मिला। और मैं आज एक कह सकते हैं जो सब नागरिक बनने की पड़ाव पे आ चुका हूँ। राम बालक उन करोड़ों के लिए एक आईने की तरह है जो कड़वी सामाजिक सच्चाई का घूंट पीकर आगे बढ़ा और अब अपने सपनों के पीछे जूझ रहा है। और ये सपने अगर सच हो गए तो काफी कुछ बदल जाएगा। इंटरमीडिएट में भी साइंस से था, 70% मार्क आ गया तो बढ़िया कॉलेज मिल गया। फिर ग्रेजुएशन में भी बढ़िया मार्क्स था तो पटना कॉलेज मिल गया। अब मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो नो डाउट यहाँ पे तो होता है भाई, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर का बात होता है, तो वहाँ पे तो हमको फायदा मिलता है। नो डाउट काफी कुछ बदला भी है, लेकिन सच तो यही है कि राम बालक समाज के उस हिस्से से आता है जिसे एक समय इस समाज का हिस्सा ही नहीं माना जाता था। देश से अंग्रेजों के जाने के बाद जब यह डर था कि राजनीतिक स्वतंत्रता के बाद क्या सामाजिक सच्चाइयां वही रहेंगी, जहां सामाजिक छुआछूत गहरे तक धंसा था। संविधान निर्माण के दौरान यह एक बड़ा मुद्दा रहा और इस समस्या के मुखर अगुवा रहे संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। जितने भी दलित, आदिवासी या पिछड़ों की उपस्थिति दिखाई पड़ रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं अंबेडकर की प्रेरणा और कॉन्स्टिट्यूशन में उनके प्रावधान ही काम कर रहे हैं। अलग अलग कम्युनिटी में लोग रहते हैं, अलग अलग कास्ट में रहते हैं, जेंडर बेस्ड डिस्पैरिटी है, इथनिसिटी डिफरेंसेस है। तो इन सब इश्यूज को सोशल डेमोक्रेसी के हिसाब से बाबा साहेब ने सबको एक उस सिस्टम में कंसोलिडेट किया गया है। शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसीज जो वर्ग थे, अब उनमें माइनॉरिटीज भी जोड़ लिए गए हैं। उनके लिए स्पेशल कमिश्नर्स बने, स्पेशल कमीशंस बने और जो
एश्योरेंस उनको दी गई है प्रारंभिक अध्यायों में, उन एश्योरेंसेस को सुपरवाइज किया जाए, उनकी मॉनिटरिंग की जाए। जैसे ही ये मामला संविधान सभा में आया कि शेड्यूल कास्टों को रिजर्वेशन दी जाएगी, तो इस बात को समझाने के लिए बहुत मेंबर्स के लिए डॉक्टर अम्बेडकर को बहुत समझाना पड़ा कि रिजर्वेशन कैसे दी जाएगी, किन लोगों को दी जाएगी। 26 नवंबर 1949 को संविधान ने ये साफ शब्दों में लिखा कि समाज में पीछे रह गए लोगों को अब बराबरी का हक होगा। इंसान के छूने से इंसान का अपवित्र हो जाना अब बर्दाश्त नहीं होगा। यहीं पर आया आरक्षण, जिसने दौड़ में पिछड़ी एक बड़ी आबादी को 2 कदम ही सही आगे बढ़ा दिया। बाबा साहब का योगदान हमको कहां तक मिला, तो आज मैं यहाँ हूँ, आपके सामने बात कर रहा हूँ और एक ग्रेजुएट पटना कॉलेज का हूँ। तो मेरे जीवन के हर एक पहलू में उनका योगदान है। जब तक कोई बीज नहीं बनेगा तब तक पौधा कैसे बन पाएगा? तो बीज तो वही है, ये तो पौधा उसका परिणाम है। समता। फ्रांस की क्रांति ने पूरी दुनिया को दिखाया कि सच्चे लोकतंत्र का पेड़ इसी जमीन से उगता है और बढ़ता है। व्यक्तिगत रूप से वो एक समाजवादी प्रणाली के पक्षधर थे। जो गरीब हैं, पिछड़े हुए हैं, दलित हैं, उनको समाज में औरों के बराबर लाके खड़ा किया जा सके, ऐसा संविधान हो। अवसर की समानता को बाबा साहेब ने अधिकार में बदला और संविधान सभा ने इसे मौलिक अधिकार माना। अंबेडकर ने इसे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खास हिस्सा माना। बाबा साहेब अम्बेडकर जब संविधान निर्माण के कार्य में लगे या ये कार्य उनको दिया गया, उस समय तक एक बहुत लंबा इतिहास उनका आंदोलन का था और वो आंदोलन समता और समानता और मानवीय गरिमा के लिए था। और इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए जब संविधान बनाया तो उन्होंने उन सब आयामों को संविधान में रखने की कोशिश की जो मानवीय गरिमा को बढ़ाते हैं। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक हमारे लिए बेहतर नहीं हो सकता जब तक कि इसका आधार सामाजिक लोकतंत्र ना हो। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है हम स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को जीवन के मूल्य समझें। जानकारों ने तब इसे इतिहास का सबसे बड़ा दांव कहा था। चर्चिल जैसे दिग्गजों ने कहा था कि एक गरीब, विविधताओं से भरपूर और बटा हुआ देश तार्किक रूप से लंबे समय तक स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकशाही कायम नहीं रख पाएगा। लेकिन देश की प्रतिभाओं ने कुछ और ही तय कर रखा था। भारत को आजादी मिल चुकी थी, लेकिन उसे सच्चे अर्थों में गणतंत्र अभी बनना था, जो नियमों कानूनों के खंभों पर टिका हो। संविधान सभा बनी और इस सभा ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना दिया। व्यक्ति की गरिमा एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तो सर्वोपरि जो उद्देश्य था वो था देश की एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा। इसमें लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रेटर्निटी होंगी। ये डॉक्टर अम्बेडकर की सबसे बड़ी सोच का परिचायक था। अम्बेडकर ने अपने समय से आगे के विचार रखे। उन्होंने अपने विचारों पर मजबूती से काम भी किया, जो काफी महत्वपूर्ण है। संविधान सभा में आने के पीछे मेरा उद्देश्य अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करने से अधिक कुछ नहीं था। मुझे दूर तक ये कल्पना नहीं थी कि मुझे अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य सौंपा जाएगा। इसलिए उस समय मुझे घोर आश्चर्य हुआ जब सभा ने मुझे प्रारूप समिति के लिए चुना और उसका अध्यक्ष बनाया। 19वीं सदी के उन अंतिम सालों की बात करें
जब दलितों के लिए पढ़ना तो दूर, बुनियादी मानव अधिकारों के लिए भी संघर्ष था। ऐसे में ये जीजी विशा की पराकाष्ठा ही थी जिसने भीमराव को दुनिया के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अर्थशास्त्र, कानून, सामाजिक व्यवस्थाएं जैसे विषयों में नए मानदंड गढ़ने की प्रेरणा दी, जो आज तक कायम है। उनतीस अगस्त 1947 को अंबेडकर संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित करके 7 सदस्यों की कमेटी बनाई और जिसकी अगले दिन 30 अगस्त 1947 को पहली मीटिंग हुई और उस मीटिंग के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर को चेयरमैन चुना गया। ये एक सच्चाई थी कि अनेकता और विविधताओं को एक लोकतंत्र के सूत्र में पिरोना चुनौती है। हमारे आसपास बुरे उदाहरणों की कमी नहीं थी, आशंकाएं भी कम नहीं थी। ये भरोसा दिलाना कि अलग अलग पहचान लोकतंत्र की खूबसूरती बनेंगे आसान नहीं था, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने इसे सच बना दिया। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, उसके बारे में संविधान सभा के अगर आप वाद विवाद पढ़ें तो उन्होंने बड़ी गहराई में जाकर ये बताया था कि लोकतंत्र कैसे हमारे यहाँ हजारों साल पहले था, किस प्रकार हमारे यहाँ गणतंत्र थे, किस प्रकार हमारे यहाँ विलेज रिपब्लिक्स काम करते थी। भारत के अंदर लोकतंत्र था, संसदीय परंपरा थी और इन सब चीजों को डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने अंतिम भाषण 25 नवंबर 1949 को इसका जिक्र भी किया है कि हमारे देश का संविधान ऐसा नहीं है कि आज हम पहली बार बना रहे हैं, या इस देश में संसदीय परंपरा नहीं थी, संसदीय परंपरा भी थी, लोकतंत्र भी था। दरअसल में भारतीय अधिनियम 1935 की सरकार की स्थापना के समय से अंबेडकर लोकतंत्र के संसदीय परंपरा के एक जोरदार समर्थक थे। शासन प्रणाली का ऐसा रूप जो सारी आवाजों को समेट ले, अलग अलग राज्यों को अपने विकास का पूरा मौका मिले, बाबा साहब ने संविधान के स्वरूप में इसे सुनिश्चित किया। संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी और कार्यपालक शक्तियों का विभाजन केंद्र द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं संविधान द्वारा किया जाता है। हमारे संविधान के अंतर्गत अपनी विधायी या कार्यपालक शक्तियों के लिए राज्य किसी भी तरह से केंद्र पर निर्भर नहीं है। इस विषय में केंद्र और राज्य समान अधिकारी हैं। अंबेडकर जानते थे कि लोकतंत्र हमारी रगों में दौड़ता है और इसे संस्थागत रूप देना इसे स्थायी बना देगा। हमारा संविधान एक फेडरल यूनिटरी के बीच में समझौता है, रिजिड और फ्लेक्सिबल के बीच में समझौता है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल के बीच में समझौता है। सालों की परीक्षा ने संविधान को इन शब्दों की कसौटी पर परखा है, क्योंकि यह है अधिकारों का दस्तावेज। अभावों और चुनौतियों से निकले भीमराव ये जानते थे। वो जानते थे कि संविधान के शब्द एक देश को राजनीतिक तौर पर ही खड़ा करने के लिए जरूरी नहीं, बल्कि महान इतिहास को लादे इस देश के इंसानों के आने वाले कल के लिए एक मौका, एक अवसर है।
हमारा संविधान बहुत ही विशद संविधान था, बहुत ही क्रांतिकारी संविधान था, बहुत ही समता पर आधारित संविधान था और अधिकारों के सबसे बड़े चैप्टर से युक्त संविधान था। मौलिक अधिकारों की भाषा इतनी मजबूत है, वो इंजंक्शंस हैं अगेंस्ट द स्टेट। ये नहीं है कि राज्य ये कार्य करेगा, परंतु राज्य ये इंश्योर करेगा कि ऐसा ना हो या राज्य ऐसा ना करे। मौलिक अधिकार जिसकी सुरक्षा खुद संविधान करता है। बाबा साहब ने इस पर जोर दिया कि इन अधिकारों की सुरक्षा सर्वोच्च न्यायालय के दायरे में आएगी। अगर कहीं इसे कम किया जाएगा या दबाया जाएगा तो अदालत उसकी रक्षा को आगे आएगा। 32 आर्टिकल है, उसमें अगर कोई भी किसी भी सिटीजन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन है, कोई फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, फ्रीडम्स का वायलेशन है, तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की जा सकती है। In a landmark judgment, the apex court has upheld the freedom of speech of netizens. Police has been barred from directly arresting anyone for posting allegedly objectionable content online, with the apex court striking down section 66A of the Information Technology Act, holding it unconstitutional. The Supreme Court bench of Justices J. Chelameshwar and R.F. Nariman scrapped the section, ruling that it violates Article 19(1)A of the Constitution. 24 मार्च 2015 का दिन संवैधानिक अधिकारों के एक हिस्से को फिर से परिभाषित करने का दिन साबित हुआ। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी कानून की धारा 66A संविधान की धारा 19(1) का उल्लंघन करती है। राइट टू फ्री स्पीच नहीं होगा, हम किसी सब्जेक्ट पे फ्रीली बोल नहीं सकते हम, तो ऐसे समाज में डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं चल सकती। डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को अगर एस्टेब्लिश करना है किसी समाज में, तो राइट टू फ्री स्पीच और राइट टू फ्री प्रेस, इनको आप रेगुलेट उस तरह से नहीं कर पाएंगे। धारा 19(1) देश के हर खासो आम को अभिव्यक्ति की आजादी देता है। कोर्ट ने कहा कि विचारों की आजादी सोशल मीडिया हो या और कहीं, इससे समझौता नहीं किया जा सकता। हमारे समाज में कितने प्रकार के मतांतर, आंदोलन, विचार आंदोलन, वो सब चल रहे हैं। वो इसलिए चल पा रहे हैं क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वहां रखी गई। और एक नए राष्ट्र और एक नए लोकतांत्रिक राष्ट्र के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वो लोकतंत्र रह पाएगा कि नहीं। और अगर आप देखें तो हमारे आसपास साउथ एशिया में, अफ्रीका में जितने नए राष्ट्र उस समय बने थे, वो सब छोटे छोटे समय के बाद अथॉरिटेरियनिज्म में कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं या तानाशाह बनते चले जा रहे हैं। आजादी के बाद जब संविधान निर्माण का दौर चल रहा था तो बार बार डॉक्टर अंबेडकर इस बात पर जोर देते रहे कि आबादी का एक बड़ा तबका अपनी अभिव्यक्ति से दूर ही रहा था। लेकिन बाबा साहब की अगुवाई में संविधान ने सुनिश्चित किया कि अलग अलग रूप रंग की अस्मिताएं अपनी आवाज खुद बने। आजादी के बाद शुरुआती दिनों में यह सवाल तो था कि आखिर संविधान निर्माण की अगुवाई कौन करेगा। कई हलकों में संविधान के विदेशी विशेषज्ञ को आमंत्रित किया जा रहा था, लेकिन फिर सबकी नजरें गईं पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुके भीमराव अंबेडकर पर। इसी बीच में चर्चा खड़ी हो गई कि अगर हम देश का संविधान खुद नहीं बना पाएंगे तो हमारे देश के ऊपर कलंक लग जाएगा। तो गांधी जी ने तपाक से कहा, अगर एक विदेशी हमारे देश का आज़ाद हिंदुस्तान का संविधान बनाएगा तो क्या हमारे ऊपर एक कलंक नहीं लग जाएगा? ये हमेशा हमेशा के लिए भारत के माथे पर कलंक लग जाएगा। इसलिए आप किसी विदेशी को नहीं बुलाओ। गांधी जी ने कहा, आपके पास योग्य व्यक्ति है, आपने ढूंढने का प्रयास नहीं किया। उनका तो बताइएगा कौन है। पहले देखिएगा, डॉक्टर अम्बेडकर को आप 5 व्यक्ति दे दीजिएगा, एक्सपर्ट्स दे दीजिएगा, और वो आपको ड्राफ्ट बनाकर दे देंगे और उसे आपको अपने संविधान सभा के अंदर रखिएगा।
हमारे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं सोचा कि लड़कियों को कम मिले या लड़कों को ज़्यादा मिले। आई हैड वर्कड इन अ कॉल सेंटर ऑल्सो, आई वॉज डूइंग नाइट शिफ्ट्स ऑल्सो। तो कभी मुझे किसी ने कभी ये नहीं कहा कि तुम ये काम क्यों करते हो या वो काम क्यों करते हो। I have had a love marriage. I got a chance to choose my own life partner, and even I use my maiden surname yet. Every vote of mine has been my decision. से अपने choices पे मैं हमेशा वोट डालती हूँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी चीज़ें हैं जो कि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देती है और उसके बारे में सोचती है, तो आई थिंक वी आर वेरी ब्लेस्ड। किसी भी समाज का मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि उस समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है। अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। मोटे तौर पर भारतीय महिलाओं की समाज में हालत दोयम दर्जी की रही थी। बुद्ध की शिक्षाओं में स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश था, तो महात्मा फुले और सावित्री बाई ने 19वीं शताब्दी में महिलाओं की शिक्षा के लिए काफी कोशिशें की। संविधान निर्माण के दौरान अंबेडकर जानते थे कि इतिहास की गलतियों को अब संभालने का वक्त है। वो चाहते थे कि महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो, मैरिज के मामले में, सक्सेशन के मामले में, इस प्रकार के जहां पर महिलाओं को वो समान अधिकार प्राप्त नहीं है। हिंदू धर्म में महिलाओं के साथ जो असमानताएं या अमानवीय व्यवहार हो सकता है वो बर्दाश्त नहीं किया जाए। परंतु उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल हिंदू कोड बिल ही क्यों होना चाहिए, तभी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आई। हर महिला को ये अधिकार होना चाहिए कि उसके साथ धर्म के नाम पर, ट्रेडिशन के नाम पर, रिचुअल के नाम पर, रीति रिवाज के नाम पर, कस्टम के नाम पर कोई भी अन्याय ना किया जाए। संविधान निर्माण के बाद बाबा साहब ने पिछली सदी के 5वें दशक के शुरुआत में हिंदू कोड बिल रखा। वो अपने उस रूप में भले ही पारित न हो सका हो, लेकिन अबलाओं को सबला बनाने का उनका सपना आने वाले समय में कई कानूनों के रूप में लागू हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान पास होने के बावजूद भी हिंदू कोड बिल को लाना पड़ा, 6 टुकड़ों में जाके लागू हुआ और देश को मानना पड़ा। और आज भी हम बिना महिला के सशक्तिकरण के हम देश को आगे नहीं ले जा सकते। जिस व्यक्ति ने 1949 में अपनी सोच के सहारे से ये कह दिया हो कि बिना इक्वलिटी जेंडर के हम देश को प्रगति की ओर नहीं ले जा सकते। पहले लॉ मिनिस्टर भी थे, पहले लेबर मिनिस्टर भी थे, और लेबर मिनिस्टर के रूप में उन्होंने भारतीय महिलाओं के लिए विशेष तौर पर वो जो कामकाजी महिलाएं थीं और लेबर इनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी काम करती थी, ये अलग बात है कि अभी तक राज्य उसे सुरक्षित नहीं कर पाया है उन सब महिलाओं के लिए जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। पर उन्होंने मैटरनिटी लीव की बात सबसे पहले उस समय लेबर सुधारों के रूप में, महिलाओं के अधिकारों के रूप में प्रतिस्थापित की। न्यूयॉर्क के विश्वविख्यात कोलंबिया विश्वविद्यालय ने अपने 250 सालों के इतिहास के 100 पूर्व महान विद्यार्थियों को चुना, जिन्होंने अपने क्षेत्र में महान काम किए और अपने देश और दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इस लिस्ट में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, डेविड आइजनहावर, मिखाइल साकाशविली जैसे नाम थे। इसमें शीर्ष पर एक नाम भीमराव अंबेडकर का भी था। इस सूची में शामिल विभूतियों के लिए पैमाना एक ही था कि ये अपने समय से आगे के लोग थे। अंबेडकर 21वीं सदी में सबसे खास व्यक्ति होंगे, क्योंकि वो बताते हैं कि लोकतंत्र कैसा होना चाहिए। वो राइट टू एजुकेशन चाहते थे,
और अब पूरे देश में जब भी हम इस पर बात करते हैं तो अंत में हमारा कंक्लूजन यही निकलता है कि यदि राइट टू एजुकेशन 1950 में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता तो आज देश की स्थिति, देश का स्वरूप और विशेष तौर पर जिनको हम पिछड़े कहते हैं, मैं वो शब्द नहीं मानती, लेकिन चलिए अनुसूचित जो भी वर्ग हैं उनकी स्थिति भी बिल्कुल भिन्न होती। मैं महसूस करता हूं कि संविधान लचीला है, पर साथ ही ये इतना मजबूत है कि देश को जोड़कर रख सके। मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण ये नहीं होगा कि हमारा संविधान खराब था, बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य अधम था।